ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विथ जीएसटी रिफंड्स, सेक्शन नंबर 54 आप लोग की बुक में है। इसके पहले मैंने एक एक्सपोर्ट प्रोसीजर बताया था अंडर जीएसटी। सो फर्स्ट चैप्टर जो मैंने किया था एक्सपोर्ट प्रोसीजर, उसमें मैंने जीरो रेटेड सप्लाई का डेफिनेशन बनाया था। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब दो टाइप का सप्लाई होता है, एक एक्सपोर्ट किया तो जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं, और एससीजेड को दिया तो जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई करने का फायदा क्या है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप बॉन्ड और एलयूटी एग्जीक्यूट करो और आप लोग को ड्यूटी भरने का जरूरत नहीं है, आईटीसी ले लो और आईटीसी का रिफंड भी मिल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो होता है, आप ड्यूटी पे करो, ड्यूटी पे करने के बाद जो ड्यूटी आपने पे किया है उसका आप लोग को रिफंड मिल जाएगा। तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, एक्सपोर्ट और एससीजेड होता है। जीरो रेटेड सप्लाई में दो टाइप का ट्रांजैक्शन होता है। पहला ट्रांजैक्शन अपन ने पढ़ा था, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करो और आईटीसी का रिफंड लो, और दूसरा ट्रांजैक्शन अपन ने पढ़ा था, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद करो। वही चैप्टर का लेटर वर्जन है। उधर अपन ने ये नहीं पढ़ा था कि कितना रिफंड अपने को टैक्स पीरियड में मिलेगा, तो कितना रिफंड मिलेगा और थोड़े टाइम लिमिट जो है, जो लास्ट चैप्टर में नहीं कवर था, वो मैं इसमें कवर कर रहा हूं। सो रिफंड में सबसे पहला पॉइंट अपन जो पढ़ रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स का रिफंड पढ़ रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट बोलता है, एक कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर सपोज सप्लाई चेन में पहले मैन्युफैक्चरर है, वो गुड सप्लाई करता है होलसेलर को, होलसेलर आके सप्लाई करता है रिटेलर को, और रिटेलर देता है कस्टमर्स को। तो ये जो सप्लाई चेन होता है, अगर सपोज रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 12% है, बट बाय मिस्टेकनली चेन में रेट 18% किसी ने अप्लाई कर दिया, से मैन्युफैक्चरर ने 12 के बदले 18% टैक्स अप्लाई कर दिया। तो अगर 12 के बदले 18% टैक्स अप्लाई किया तो मैन्युफैक्चरर ने वो टैक्स का बर्डन होलसेलर पे पास ऑन कर दिया होगा। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख रुपीस का बिल बना के दिया, 12,000 के बदले 18,000 जीएसटी लिया, बट होलसेलर ने तो पूरा 1,18,000 भर दिया। तो अभी बर्डन किसके पास है, होलसेलर के पास। जब होलसेलर ये प्रोडक्ट आगे बेच रहा है, सपोज उसने भी 18% चार्ज किया, रिटेलर आगे बेच रहा है तो उसने भी 18% चार्ज किया, तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं बर्डन ऑफ टैक्स कस्टमर के ऊपर आ गया। अब अगर बर्डन ऑफ टैक्स कंज्यूमर के ऊपर आ गया तो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर को अगर सपोज मालूम पड़ा लेटर स्टेज पे कि टैक्स का रेट 18 नहीं था 12% था, तो अगर वो रिफंड क्लेम करने के लिए आएगा तो बेचारे को रजिस्ट्रेशन वो सब लेना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन लेगा, प्रोसीजर करेगा, इससे अच्छा तो वो बोलेगा कि मैं 6% एक्स्ट्रा भरा, वो चल जाएगा। बेसिकली मोस्ट ऑफ द केस में तो कस्टमर को मालूम भी नहीं पड़ता है कि कितना टैक्स उसने पे किया, बिकॉज वो नॉर्मली चेक नहीं करता है। सो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर ऐसे केस में मैन्युफैक्चरर को लेटेस्ट स्टेज में मालूम पड़ा कि रेट ऑफ टैक्स अपन ने 6% ज्यादा भर दिया है, तो वो रिफंड के लिए एप्लीकेशन देगा, बट उसको रिफंड मिलना नहीं चाहिए बिकॉज उसके पास बर्डन है ही नहीं, उसने तो बर्डन आगे पास ऑन कर दिया है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट वही बोलता है किसी और के लॉस पे किसी और का बेनिफिट नहीं होना चाहिए। तो कंज्यूमर ने अगर बर्डन बेयर किया है तो रिफंड अगर देना भी हो तो कंज्यूमर को मिलेगा, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर को तो मिलने ही नहीं वाला है, अनलेस अगर तुम लोग ने प्रूव कर दिया कि बर्डन ऑफ टैक्स तुम लोग ने पास ऑन नहीं किया, जो अपन आगे पढ़ेंगे। सो बेसिकली एंटायर इनडायरेक्ट टैक्स इज governed by the principle of doctrine of unjust enrichment, that is जिसने बर्डन बेयर किया है उसी को रिफंड मिलेगा, नहीं तो रिफंड नहीं मिलेगा। सर बट अगर कंज्यूमर ने रिफंड के लिए क्लेम नहीं किया तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग जो पैसा है वो एक्सेस जो पैसा कलेक्ट हुआ है डिपार्टमेंट के पास, वो एक कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट हो जाएगा। किधर डिपॉजिट हो जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर। आई थिंक समझेगा। सो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रिफंड इज डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, जो मैंने अभी जस्ट आप लोग को एक्सप्लेन किया है, यू हैव टू रीड इट वंस। डिपार्टमेंट बोलता है जीएसटी में अगर तुम लोग को रिफंड लेने का है तो तुम लोग को रिफंड के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, दैट इज जीएसटी RFD1। अगर किसी को याद होएगा तो कल रूल 96 में मैंने बताया था कि अगर तुम लोग गुड्स एक्सपोर्ट पे रिफंड ले रहा है तो तुम लोग RFD1 के बदले शिपिंग बिल भरेगा तो भी चलेगा, शिपिंग बिल इज इक्वल टू RFD1। सो प्रिंसिपली RFD1 फाइल करना पड़ता है। सर RFD1 कितने टाइम में फाइल करना पड़ता है, तो RFD1 तुम लोग को फाइल करना पड़ता है विद इन 2 ईयर्स।
सर 2 साल काउंट किधर से होएगा? तो 2 साल काउंट होएगा रेलेवेंट डेट से। कितना बोला है? फ्रॉम रेलेवेंट डेट। तो अगर आप लोग को रिफंड चाहिए तो सेक्शन 54 ही मैं बता रहा हूं, दिस इज सेक्शन 54 सब सेक्शन नंबर 1। लास्ट लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा था वो रूल्स पढ़े थे, रूल 96A अपन ने पढ़े थे। सो सेक्शन 54(1) मेरे को बोलता है कि रिफंड के लिए अप्लाई करो RFD 1 के अंदर 2 साल के अंदर अप्लाई करो फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट क्या है? एग्जाम में पूछ चुका है ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझना। ये मैंने जो ऊपर लिखा है वो नीचे डिस्क्राइब किया है। रेलेवेंट डेट मतलब अगर तुम लोग ने एक्सपोर्ट किया है कोई भी गुड्स को, और एक्सपोर्ट के गुड्स की बात करो, एक्सपोर्ट में तुम लोग को अगर रिफंड चाहिए तो एक्सपोर्ट किधर से किया वो मैटर करता है। अगर शिप और एयर से एक्सपोर्ट किया है तो जिस दिन शिप और एयर इंडिया छोड़ के जाएगा, दैट इज लीव्स इंडिया, लेफ्ट इंडिया नहीं बोला है, जिस दिन वो डिपार्चर लेता है वहां से 2 साल के अंदर अंदर आप लोग को GST रिफंड का फॉर्म भरना कंपलसरी है। सो अगर सपोज मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट मैंने शिप के थ्रू किया है, तो जब भी वो शिप इंडिया छोड़ के जाएगा तब वहां से लेके 2 साल के अंदर मेरे को रिफंड का क्लेम करना पड़ेगा। अगर रोड से एक्सपोर्ट किया है तो जब बॉर्डर क्रॉस करेगा वहां से 2 साल काउंट होएगा, दैट इज व्हेन इट पासेस द फ्रंटियर ऑफ इंडिया। और अगर तुम लोगों ने पोस्ट से एक्सपोर्ट किया है तो जिस दिन पोस्ट ऑफिस वाला तुम्हारा गुड्स डिस्पैच करेगा वो दिन से 2 साल काउंट होएगा। सो इन केस 2 साल कहां से काउंट होएगा? तो 2 years विल बी काउंटेड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट बाय शिप और एयर from the day when it leaves India, in case of road when it passes the custom frontier, and in case of post it will be when it is dispatch of goods. सर अगर डीम्ड एक्सपोर्ट है तो डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में 4 ट्रांजैक्शन डीम्ड एक्सपोर्ट वाले थे। एक था एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, एक था EPCG स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स, एक EOU को सप्लाई किया और एक गोल्ड अगर पब्लिक सेक्टर बैंक को दिया। तो ये 4 ट्रांजैक्शन में अगर मैंने बोला था कि अगर डीम्ड एक्सपोर्ट होता है तो डीम्ड एक्सपोर्ट में टैक्स तो भरना रहता है, बट जो टैक्स भरा उसका डिपार्टमेंट रिफंड दे देता है। डिपार्टमेंट रिफंड जब देगा तो कितने कैसे रिफंड देगा? तो अपने को अप्लाई करना पड़ेगा और 2 साल में अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 साल काउंट होएगा जिस दिन अपन ने रिटर्न फर्निश किया उस दिन। तो अगर सितंबर मंथ में मैंने EOU को सप्लाई किया है तो सितंबर का रिटर्न में 20 अक्टूबर को फाइल करता हूं, तो 20 अक्टूबर से 2 साल के अंदर अंदर मेरे को रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सो इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट रिटर्न का डेट अपन देखता है। सर अगर सर्विस एक्सपोर्ट हो रहा है तो 2 पॉइंट है, इजी है बट कंपैरेटिवली सब में से डिफिकल्ट है। सर्विसेज एक्सपोर्ट में डिपार्टमेंट बोलता है 2 केस होता है। पहला केस, तुम लोग ने सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया और पेमेंट बाद में आया। तो अगर पेमेंट बाद में आया तो जिस दिन पेमेंट आया उधर से 2 साल के अंदर अप्लाई करने का है। तो मैंने जो सर्विसेज प्रोवाइड किया यूएसए में वो 3 अक्टूबर को प्रोवाइड किया, उसका पेमेंट 19 नवंबर को आया, तो 19 नवंबर से 2 साल काउंट होएगा। मतलब अगर सर्विसेज पहले दे दिया पेमेंट बाद में मिला तो डेट ऑफ पेमेंट से काउंट होएगा। सर अगर पेमेंट एडवांस में मिल गया और सर्विसेज या इनवॉइस बाद में बना के दिया तो जो इनवॉइस है वो आज से 2 साल काउंट होएगा। सो अगर पेमेंट पहले मिल गया इनवॉइस बाद में बना के दिया तो इट विल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, वहां से 2 साल काउंट होएगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में जब वो कस्टम फ्रंटियर पास करता है या तो पोस्ट ऑफिस ने जब डिस्पैच किया या तो इंडिया छोड़ के जा रहा है वो डेट। डीम्ड एक्सपोर्ट में रिटर्न फाइल करेगा, वहां से 2 साल काउंट होएगा। सर्विसेज में विच एवर इज लेटर, पेमेंट बाद में मिला तो पेमेंट से 2 साल, इनवॉइस बाद में तो इनवॉइस से 2 साल। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एसएससी को रिफंड मिलना चाहिए तो जिस दिन वो ऑर्डर कम्युनिकेट होएगा, मतलब ऑर्डर का कॉपी जब मेरे को मिलेगा वहां से 2 साल के अंदर अंदर मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट मेरे को बोलता है कि अगर टैक्स प्रोविजनली भरा था, सर प्रोविजनली मतलब क्या? अगर सपोज अपने को लाइबिलिटी डिटरमाइन करने नहीं हो रहा है, मेरे को ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि रेट ऑफ टैक्स मेरे प्रोडक्ट के ऊपर 12% है या 18% है, या वैल्यूएशन में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता है कि मैं टेम्पररीली जो टैक्स है वो 1 लाख के ऊपर पे कर रहा हूं। सो एक बार के लिए वैल्यू जो भी डिटरमाइन हुआ है 1 लाख से अपने एग्जांपल में, उसके ऊपर अपन टैक्स पे कर देता है। 1 लाख पे टैक्स भरने के बाद ऑफिसर अपना फाइनल असेसमेंट करता है। सपोज ऑफिसर ने जब फाइनल असेसमेंट किया तो 80,000 वैल्यू आया, तो अपन ने 1 लाख पे टैक्स भरा जबकि भरना चाहिए था 80,000 पे, तो जो 20,000 पे एक्स्ट्रा टैक्स भरा उसका भी रिफंड मिलेगा, बट वो रिफंड कभी मिलेगा जब फाइनल ऑर्डर पास होएगा वहां से 2 साल के अंदर अंदर।
ऊपर वाले केस में ऑर्डर अपील में था, अपील में जीत गया, मुझे रिफंड मिलना चाहिए तो अपील के ऑर्डर से आएगा, कम्युनिकेशन से। इधर अपील का मैटर नहीं था, मेरे को वैल्यू डिटरमाइन करने नहीं हो रहा था, तो मैंने एक वैल्यू पे टैक्स भरा जो हायर वैल्यू था, तो जब फाइनल लायबिलिटी मालूम पड़ेगा वहां से 2 साल के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है, सप्लायर है और मैं रेसिपिएंट हूं, रेसिपिएंट को टैक्स भरने का था, मैंने गलती से टैक्स ज्यादा भर दिया और मुझे रिफंड एलिजिबल है, क्या बोला, मुझे रिफंड एलिजिबल है, तो जिस दिन मुझे गुड्स या सर्विसेज रिसीव हुआ था वो दिन से 2 साल काउंट रहेगा। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्या बोला है, गुड्स और सर्विसेज। तो आरसीएम में जब गुड्स रिसीव हुआ वहां से 2 साल काउंट करने का, प्रोविजनल टैक्स में जब फाइनल असेसमेंट होएगा तभी से काउंट करने का, अपील में जब अपील का ऑर्डर कम्युनिकेट होएगा तभी से टैक्स के लिए अप्लाई करने का। डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आईटीसी का रिफंड मिलता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था आईटीसी का रिफंड जीरो रेटेड सप्लाई में मिलता है। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब बॉन्ड और एलयूटी में अपन एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं भरता है और आईटीसी का रिफंड लेता है। तो ये जो अनयूटिलाइज आईटीसी है उसका रिफंड मिलेगा 2 साल में अप्लाई करने पे। अप्लाई कभी से करेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39, मतलब मंथली रिटर्न जब भी फाइल करेगा वो डेट से 2 साल के अंदर अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अप्लाई 2 साल में किया तो रिफंड मिलेगा, 2 साल के बाद किया तो रिफंड नहीं मिलने वाला है। सर रिफंड कौन से फॉर्म में अप्लाई करने का है, तो सेक्शन 54 तो मेरे को बोलता है कि फॉर्म RFD1 है, बट रूल 96 में मैंने पढ़ाया था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में शिपिंग बिल मैटर करता है, RFD1 मैटर नहीं करता है। आई थिंक समझेगा। सो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट रिफंड इज, रिफंड के लिए अप्लाई कैसे करने का है। सेक्शन 54(1) के अंदर 2 साल में अप्लाई कर दो। रिफंड इज सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, मतलब रिफंड उसी को मिलेगा जिसने बर्डन ऑफ टैक्स पास ऑन नहीं किया है। सेकेंड पार्ट मेरे को बोलता है, अगर सपोज ये लाइबिलिटी चैप्टर मैंने पढ़ाया था, अपन टैक्स कैसे पे करता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर मतलब टैक्स ऑन सेल माइनस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मतलब टैक्स ऑन परचेज, जो बैलेंस बचेगा वो अपने को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भरने का। सपोज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स 20 ऑफ नेक्स्ट मंथ है, तो अभी अप्रैल चल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ मतलब मार्च हो गया, सॉरी मई हो गया, तो अप्रैल का टैक्स मुझे 20 मई तक गवर्नमेंट को भरने का है। अब 20 मई तक है ना, मैंने सपोज पूरा डिटेल रफली फर्निश नहीं किया था, सपोज मैं किसी और को देता हूं मेरा रिटर्न फाइल करने के लिए, तो वो मेरे को जो CS जो भी मेरा रिटर्न फाइल कर रहा है उसने मेरे को बोला कि सर आपने एकदम लेट टैक्स भरा है, तो एक बार के लिए कैश लेजर में 50,000 रुपए डिपॉजिट कर दो, मैं वर्किंग कर लेता हूं, उसके बाद एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी में बता दूंगा। तो मैंने क्या किया, लायबिलिटी माइनस क्रेडिट जो कैश होता है वो मैंने एक्चुअल कैलकुलेट नहीं किया, रफली कैलकुलेट करके 50,000 रुपया गवर्नमेंट के वेबसाइट पे डिपॉजिट कर दिया। फिर जब मैंने एक्चुअल कंप्यूटेशन किया तो कैश पेबल आ रहा था 40,000 रुपया, बट मैंने तो 50,000 रुपया डिपॉजिट किया, तो अभी 10,000 रुपया गवर्नमेंट के पोर्टल पे मेरा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो यार वो तो मेरा ही पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसमें मैं किधर से वो फॉर्म अप्लाई करेगा 2 साल के अंदर, ऐसे तो आदमी पागल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है कि जो कैश लेजर में बैलेंस है ना, वो जब तुम लोग रिटर्न्स फाइल करोगे तो रिटर्न्स के बेसिस पे रिफंड मिल जाएगा, उसके लिए GST RFD1 भरने का जरूरत नहीं है। सो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का अगर रिफंड चाहिए तो कैश लेजर का रिफंड तुम लोग को इमीडिएटली मिल जाता है रिटर्न्स फाइल करने पे, RFD1 का जरूरत नहीं है। सो दैट इज रिफंड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सर हमेशा रिफंड मिलेगा क्या? डिपार्टमेंट बोलता है अगर तुम लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो ही रिफंड मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। सो 54 सबसेक्शन 4 बोलता है कि असेसी विल हैव टू सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इनवॉइस हो गया, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, अगर रिक्वायर्ड है तो CA का सर्टिफिकेट भी चाहिए रहता है। मतलब अगर तुम लोग ने बोला है कि बर्डन ऑफ टैक्स पास ऑन नहीं किया है तो तुम लोग को CA या तो CMA का सर्टिफिकेट देना पड़ता है डिपार्टमेंट को, तो ही रिफंड मिलता है, नहीं तो रिफंड नहीं मिलता है। तो रिफंड इज सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर तुम लोग को रिफंड चाहिए तो हम लोग देने के लिए रेडी है, बट छोटे मोटे रिफंड के लिए हम लोग को परेशान नहीं करना। तो अगर रिफंड 1000 रुपए से नीचे का है तो मिलने वाला नहीं है। सो इफ रिफंड इज फॉर अ वैल्यू और अमाउंट लेस देन 1000 तो रिफंड नहीं मिलेगा, 1000 या उसके ऊपर होएगा तो ही रिफंड मिलेगा, अदरवाइज मिलने वाला नहीं है।
सो सर रिफंड के लिए 54(1) बोलता है कि RFD1 में अप्लाई करो 2 साल के अंदर। 2 साल के लिए रेलेवेंट डेट जो था वो मैंने रूल 89 तुम लोग को बता दिया कहां से काउंट होएगा। रिफंड मिलने के लिए डिपार्टमेंट बोलता है कि कैश लेजर का रिफंड के लिए RFD1 जरूरी नहीं है, तुम लोग कैश लेजर का रिफंड रिटर्न्स के थ्रू ले सकता है। रिफंड मिलेगा प्रोवाइडेड तुम लोग को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करना पड़ेगा, बट 1000 रुपए के नीचे है तो रिफंड को भूल जाने का। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी डिपार्टमेंट बोलता है कि CA और CMA का सर्टिफिकेट चाहिए, बट अगर 2 लाख रुपए के नीचे का रिफंड है तो कोई डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत नहीं है। कितना बोला? 2 लाख रुपए के नीचे का रिफंड है तो डॉक्यूमेंट जो CA और CMA का सर्टिफिकेट चाहिए उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग रिफंड तुम्हारे एप्लीकेशन के बेसिस पे ही प्रोसेस कर देगा, प्रोसीजर खत्म कर दिया गवर्नमेंट। आई थिंक समझ रहा है। सो रिफंड करके टॉपिक है, उसमें अभी तक जो मैंने पढ़ाया मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बिकॉज टॉपिक इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर। सो फर्स्ट पॉइंट बोलता है 2 साल में अप्लाई करना चाहिए। रेलेवेंट डेट क्या है वो अपने को दिया हुआ है। रिफंड के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना चाहिए, बट 2 लाख के नीचे नहीं दोगे तो चलेगा। 1000 रुपए के नीचे रिफंड है तो उसको भूल ही जाने का। और डिपार्टमेंट मेरे को बोलता है कि अगर कैश लेजर में बैलेंस है तो रिटर्न्स के बेसिस पे रिफंड मिल जाएगा, कोई RFD भरने का जरूरत नहीं है। ओके प्लीज अंडरस्टैंड। नाउ यहां से तीन मेन कॉन्सेप्ट है, फोकस करना। पहला कॉन्सेप्ट मेरे को बोलता है अनजस्ट एनरिचमेंट के हिसाब से रिफंड उसको मिलता है जो बर्डन ऑफ टैक्स पास ऑन नहीं करता है। बट डिपार्टमेंट ने सेक्शन 54 सबसेक्शन 8 बनाया है जिसके 5 केसेस दिए हुए हैं और वो बोलता है कि 5 केसेस में रिफंड जो मिलेगा जो अप्लाई कर रहा है उसको मिल जाएगा। मतलब गवर्नमेंट अज्यूम करता है कि ये वाले केसेस में आप लोग ने बर्डन ऑफ टैक्स पास ऑन नहीं किया है। सर कौन से केसेस है? पहला केस जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, पहले 2 केस तो सेम ही है। जीरो रेटेड सप्लाई में 2 ऑप्शन है, एक टैक्स पे करके एक्सपोर्ट करो, दूसरा बॉन्ड के अंदर टैक्स पे मत करो, एक्सपोर्ट करो और ITC का रिफंड ले लो। तो अगर सपोज मैंने एक्सपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज भरा है, कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग IGST, तो ये डीम्ड प्रोविजन है कि एक्सपोर्ट में अपने को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने का है। तो जितना ड्यूटी ऐड होएगा उतना वो एक्सपेंसिव बनेगा। प्रोडक्ट एक्सपेंसिव बना मतलब उसका वैल्यू कम हो जाएगा, वैल्यू मतलब इंटरनेशनल डिमांड कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग ये हमेशा अज्यूम करता है कि एक्सपोर्टर कभी भी बर्डन ऑफ टैक्स पास ऑन नहीं करता है। तो अगर तुम लोग ने एक्सपोर्ट किया है आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स तो हम लोग तुम लोग को रिफंड देगा अज्यूमिंग दैट बर्डन ऑफ टैक्स पास ऑन नहीं हुआ है। सर अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी कम है, तो अगर मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया 1 लाख रुपए का वैल्यू था, उसके ऊपर जो भी GST का मैंने वो भर दिया, बराबर IGST कस्टम ड्यूटी के साथ भर दिया होगा। वो एक्सपोर्ट के लिए मैंने जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज लिया था उसका ITC में वो 1 लाख के अगेंस्ट टैक्स पे करने में यूज कर सकता हूं। तो जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी एप्लीकेबल था, वो ड्यूटी पे करने के लिए ITC अपन यूज करता है और जो बैलेंस कैश बचता है वो अपन पे करता है, उसका रिफंड ले लेता है। बट सर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट पे जो टैक्स है वो कम है और जो रॉ मटेरियल पे टैक्स था वो ज्यादा था, जो मतलब बेसिकली ITC अपने पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और एक्सपोर्ट पे टैक्स पेएबल कम है। तो गवर्नमेंट बोलता है कोई बात नहीं, जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज एक्सपोर्ट में यूज हो रहा है इवन उसका रिफंड तुम लोग क्लेम कर सकता है और वो केस में भी रिफंड एप्लीकेंट को मिलेगा, मतलब जो RFD1 फाइल करेगा उसको मिलेगा। तो केस नंबर 1, नॉर्मली रिफंड किधर होता है? रिफंड नॉर्मली कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाता है, ये अज्यूम करके कि बर्डन ऑफ टैक्स पास ऑन हो गया है। बट 5 केसेस में गवर्नमेंट जो RFD1 फाइल करता है उन लोग को रिफंड देता है। पहला केस है अगर तुम लोग ने एक्सपोर्ट किया है आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो अगर एक्सपोर्ट किया है आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स तो जो टैक्स पे किया उसका रिफंड ले लो, या तो उससे रिलेटेड इनपुट सर्विसेज का रिफंड ले लो। केस नंबर 2, अगर ITC का रिफंड गवर्नमेंट दे रहा है तो ITC का रिफंड उसको मिलता है जो एप्लीकेंट होता है, बिकॉज ITC मतलब परचेज का टैक्स। तो परचेज पे अगर मैंने टैक्स पे किया है तो बर्डन तो मेरे पास ही है ना, मैं थोड़ा पास ऑन करूंगा, तो वो केस में रिफंड एप्लीकेंट को मिलेगा। सर ITC का रिफंड कौन से केसेस में मिलता है? तो एक तो मिलता है जीरो रेटेड सप्लाई में, जो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा। सर जीरो रेटेड सप्लाई वापस से बोल दो एक बार। सर जीरो रेटेड सप्लाई मतलब मैंने एक्सपोर्ट किया जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं भरा और जो रॉ मटेरियल्स यूज हुआ है उसका ITC रिफंड मिल जाएगा।
सेकेंड होता है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। सर व्हाट इज इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, वो 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा। सो नॉर्मली 54(8 फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज 54(8। पहला सेक्शन बोलता है कि सर रिफंड किसको मिलता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाता है, बट एप्लीकेंट को मिलेगा टोटल 5 केस में। पहला केस एक्सपोर्ट किया है आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो जो टैक्स पे किया उसका रिफंड लेके जाओ। दूसरा केस अगर आईटीसी का रिफंड मिलता है तो डिपार्टमेंट बोलता है उसको मिलेगा जो एप्लीकेशन देता है, हम लोग कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट नहीं करेगा। थर्ड केस इज अगेन इंपॉर्टेंट। सपोज मैंने बोला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल कि जून में बैच चालू होने वाला है, जिसको एडमिशन चाहिए अभी एडमिशन लेके जाओ। तो एग्रीमेंट साइन हो गया, स्टूडेंट ने जून में पैसा भी दे दिया, एडवांस भी मुझे दे दिया। अब अप्रैल में एडवांस मुझे मिल गया, तो जैसे ही पेमेंट आया तो मेरा लायबिलिटी अराइज हो गया, तो मैंने गवर्नमेंट को मई मंथ में जीएसटी पे कर दिया। सर बैच कभी चालू होने वाला था जून में, जून का पैसा कभी मिला अप्रैल में, मेरा लायबिलिटी अराइज हुआ और 20 मई को मैंने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया। अब फिर बाद में जब जून आया तो मेरा तबियत खराब हो गया, मेरा एग्रीमेंट जो था वो मैंने कैंसिल कर दिया और स्टूडेंट लोग को बोला कि सर रिफंड लेके जाओ। तो ऑब्वियसली मेरी मिस्टेक की वजह से अगर एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है, सॉरी अगर मेरी मिस्टेक की वजह से एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है तो मैं तुम लोग को फीस पूरा रिफंड करेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। तो मैंने तुम लोग से सर फीस कितना लिया था, 1 लाख रुपया प्लस 18,000 रुपया, गवर्नमेंट को 18,000 रुपया पे कर दिया। बाद में मैंने एग्रीमेंट ऑनर नहीं किया तो मैंने तुम लोग को 1,18,000 पूरा रिफंड दे दिया। तो अगर मैंने तुम लोग को 1,18,000 पूरा रिफंड दे दिया तो ऑब्वियसली 18,000 जो गवर्नमेंट को मैंने भरा है वो भी रिफंड मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, बिकॉज लायबिलिटी नहीं अराइज हुआ। तो वो केस में गवर्नमेंट बोलता है कि अगर तुम लोग ने सामने वाले को इनवॉइस इशू नहीं किया होगा तो हम लोग तुम लोग को रिफंड दे देगा। ऑब्वियसली अपने को रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा RFD 1 के अंदर। कंडीशन क्या है रिफंड का, कि तुम लोग को सामने वाले को पैसा रिफंड देना चाहिए, तो उसका प्रूफ दो ना। तो प्रूफ क्या होएगा, अगर मैंने इनवॉइस नहीं इशू किया तो गवर्नमेंट बोलता है ऐसे ही रिफंड लेके जाओ। अगर मैंने इनवॉइस इशू कर दिया, मेरे को पैसा भी मिल गया, तो जब मैं सामने वाले को पैसा रिफंड करेगा तो मेरे को रिफंड वाउचर बना के देना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट रिफंड वाउचर गवर्नमेंट बोलता है रिफंड एप्लीकेंट को मिलेगा। हम लोग ये अज्यूम करेगा कि सामने वाले को पैसा रिफंड हो गया। सो एग्रीमेंट टू सप्लाई था, मैंने इनवॉइस रेज ही नहीं किया, गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया, तो RFD 1 भरो, रिफंड लेके जाओ। अगर इनवॉइस वो टाइम पे रेज कर दिया था तो अभी कस्टमर को जब पैसा देगा तो रिफंड वाउचर के साथ देना, कस्टमर रिफंड वाउचर पे साइन करेगा तो रिफंड वाउचर के बेसिस पे रिफंड मिल जाएगा। तो ये कौन सा केस है, ये केस वो है जहां पे अपन ने एग्रीमेंट टू सप्लाई साइन किया है बट अपन ने एक्चुअल में सप्लाई नहीं किया, और अगर मैंने सामने वाले को पैसा रिफंड दिया तो गवर्नमेंट मुझे रिफंड देगा बिकॉज बर्डन ऑफ टैक्स पास ऑन नहीं हुआ है। 5 केस मैंने बोले थे। पहला केस एक्सपोर्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, दूसरा केस आईटीसी का रिफंड मिलेगा तो अपने को रिफंड मिलेगा, तीसरे केस में अगर एग्रीमेंट टू सप्लाई था, मैंने सामने वाले को पैसा रिफंड किया तो गवर्नमेंट मुझे पैसा रिफंड करेगा। चौथा केस मेरे को क्या बोलता है डिपार्टमेंट, कि अगर तुम लोग ने एक ट्रांजैक्शन में इंट्रा स्टेट सोच के CGST SGST पे कर दिया, मैंने क्या सोचा कि इंट्रा स्टेट है तो C और SGST पे कर दिया, एक्चुअल पेमेंट क्या होने वाला था, IGST का। एक्चुअल पेमेंट किसका करने का था, IGST था, तो मैंने गलती से CGST पे किया इंस्टेड ऑफ IGST। सो गवर्नमेंट का पोर्टल बोलता है हम लोग तो तुम लोग से IGST रिकवर करने वाला है, मतलब तुम लोग को IGST पे करना पड़ेगा, और IGST पे करने में डिले भी तो हो गया बिकॉज अपन ने पहले तो C और S पे किया था, तो जितना डिले हुआ उतने का तुम लोग को इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। मैंने क्या किया था, मैंने एक सप्लाई किया था, मुझे लगा कि सप्लाई इंट्रा स्टेट है तो मैंने C और SGST चार्ज कर दिया। लेटर ऑन मुझे मालूम पड़ा कि IGST भरने का था, तो जब भी मैं IGST भरूंगा मुझे इंटरेस्ट के साथ भरना पड़ेगा, बट सर मैंने C भी तो भरा है, तो इन दैट केस जो CGST तुम लोग ने भरा है उसका रिफंड तुम लोग को डिपार्टमेंट दे देगा। दैट इज कॉल्ड एज रिफंड अंडर सेक्शन 77। 77 कभी आता है, जब आपने गलती से IGST भर दिया C के बदले, क्या भर दिया, I भरा C के बदले, I भरा C के बदले तो I का रिफंड ले लो, या C भरा I के बदले तो C का रिफंड ले लो, और जो एक्चुअल भरने का था वो पे करो विद इंटरेस्ट। सो दैट इज योर केस नंबर 4। जब बाय मिस्टेकिंगली आपने C और IGST इंटरचेंज करके पे किया है तो आप लोग ने जो रॉन्ग टैक्स पे किया वो रिफंड मिलेगा, और जो भरना चाहिए था वो पे करना पड़ेगा। एंड लास्ट केस, केस नंबर 5 बोलता है ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन
जहां पे तुम लोग अगर प्रूव कर सकता है कि बर्डन ऑफ टैक्स पास ऑन नहीं हुआ है तो हम लोग तुम लोग को रिफंड देने के लिए रेडी है। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जहां पे तुम लोग प्रूव कर सकता है कि बर्डन ऑफ टैक्स पास ऑन नहीं हुआ है तो हम लोग तुम लोग को रिफंड देने के लिए रेडी है। सर एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैं कौन हूं, फर्स्ट एग्जाम्पल अपना पूरे चैप्टर का, मैन्युफैक्चरर हूं। मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख का जीएसटी का बिल बनाया, उसके ऊपर टैक्स 18,000 चार्ज किया। मैंने वो 18,000 का बिल होलसेलर को दे दिया और उसके पास 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है, मतलब होलसेलर मेरे को 2 महीने में पैसा देता है, वो हम लोग का एग्रीमेंट है। तो अप्रैल के अंदर मैंने 1 लाख प्लस 18,000 का बिल बना के दिया, वो मेरे को पैसा देने वाला था जून में। अप्रैल में जो मेरा लाइबिलिटी था 18,000 रुपया, वो मैंने गवर्नमेंट को मई मंथ में पे कर दिया, तो मई में मैंने 18,000 रुपया पूरा पे कर दिया। जून में जब वो मुझे पैसा देने के लिए आया तो उसने बोला कि सर आपने मेरे को बिल पे 18% टैक्स चार्ज करके दिया है, बट एक्चुअल में टैक्स से 12% एप्लीकेबल है। तो मेरे को होलसेलर बोलता है कि सर मैं क्यों 18% भरूं, मैं तो 12% ही भरूंगा। तो उसने मेरे को पेमेंट सिर्फ 1,12,000 रुपए का दिया, 1,18,000 के बदले। तो ये केस में मैंने गलती से टैक्स ज्यादा चार्ज किया है, जिसका बर्डन ऑफ टैक्स पास ऑन भी नहीं हुआ है, बिकॉज कस्टमर ने तो मेरे को सिर्फ 1,12 का पेमेंट दिया है। तो वो केस में रिफंड अपने को मिल जाएगा, बिकॉज बर्डन ऑफ टैक्स हैज नॉट बीन पास्ड ऑन। सर केस 3 और केस 5 में डिफरेंस समझाओ। केस 3 में एग्रीमेंट और टू सप्लाई कैंसिल हो गया, केस 5 में मैंने गलती से ज्यादा टैक्स भर दिया और सामने वाले ने मुझे वो रीइंबर्स नहीं करके दिया, तो ही हैज पेड एक्चुअल टैक्स, आई हैव पेड हायर टैक्स, तो आई विल गेट रिफंड ऑफ दैट 6%। केस 3 में एग्रीमेंट ही कैंसिल हो गया, केस 5 के अंदर टैक्स ज्यादा पे किया बट बर्डन टैक्स शिफ्ट नहीं हुआ। सो दोज आर 5 केसेस जहां पे गवर्नमेंट एप्लीकेंट को रिफंड देगा। ये मैंने आप लोग को लिख के दिया, आई थिंक समझेगा। एक ही एग्जांपल पढ़ा रहा हूं। पॉइंट नंबर ए, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो एक्सपोर्ट किया तो उस पर जो टैक्स पे किया उसका रिफंड एप्लीकेंट को मिलेगा। और इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग सच एक्सपोर्ट, वो वाला इनपुट सर्विसेज मिलेगा, एंड सो ऑन। 6 पॉइंट है इधर सर, 5 ही बोला आपने। तो लास्ट वाला पॉइंट बोलता है कि गवर्नमेंट को कभी और एक पॉइंट ऐड करने का है तो गवर्नमेंट नोटिफाई करके ऐड कर सकता है। सो एफ पॉइंट इज बेसिकली वेस्ट। पॉइंट नंबर ए टू ई है जो मैंने ऊपर समझाया, आई थिंक समझेगा। सो जो फर्स्ट लेक्चर आज चालू हुआ तो उसमें मैंने पढ़ा कि कौन से फॉर्म में अप्लाई करने का है, कितने ईयर में अप्लाई करने का है और वो काउंट किधर से होगा, रेलेवेंट डेट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पढ़ा, 1,000 रुपए के नीचे है तो रिफंड नहीं मिलने वाला है। थर्ड पॉइंट, कैश लेजर में अगर रिफंड चाहिए तो रिटर्न फाइल करो, रिफंड एप्लीकेशन देने का जरूरत नहीं है, बराबर है। ये 3 मेन पॉइंट है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में अपन ने पढ़ा कि नॉर्मली अनजस्ट एनरिचमेंट के हिसाब से कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा डिपॉजिट होता है, बट 5 केसेस में कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा, पैसा एप्लीकेंट को रिफंड मिलेगा। वो 5 केसेस मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, आई थिंक समझेगा। सो दैट इज पार्ट 1 ऑफ रिफंड।